A very good morning. Once again, we are here to discuss science for CTET paper 2. So far, we have done our 3 classes. One for science pedagogy, as I promised you that I will bring one session of science pedagogy once a week, and 2 classes for your core content. So where we have covered 5 chapters of your science, 3 from class 6 and 1 chapter each from 7th and 8th class. Today we will do the 4th chapter of your 6th class science, that is sorting material into groups. So the chapter talks about why we need to sort out the materials into groups. For example, you have this example in your book also, that if you go to a grocery store or a supermarket, you see that the things are divided into, kept in particular sections. For example, there is a particular section of detergents, then you have a section of pulses, dry fruits. Everything is sorted. Similarly, in your house, you keep your shoes in a shoes and slippers in a shoe rack, your clothes in your cupboard. So why do we arrange and sort out the things in groups? तो इसका आंसर ये है कि हमें अपनी कन्वीनियंस के लिए ये सब करते हैं, ताकि हमें जब कपड़े ढूंढने हो तो हम अपनी मतलब वार्डरोब खोलें और हमें अपने कपड़े मिल जाए, या हमें शूज़ ढूंढने हैं तो हमें पता है कि शू रैक में ही है, तो हमें इधर उधर ना भागना पड़े। तो अपनी कन्वीनियंस के लिए हम चीज़ों को एक साथ रखते हैं, जो एक ही नेचर की चीज़ें होती हैं उनको एक उसमें रखते हैं, सेक्शन में रख लो या अपने कबर्ड में रख लो या कहीं भी रख लो, मतलब एक जगह रखते हैं एक जैसी चीज़ें। अगर खाने की चीज़ें हैं तो हम वो किचन में रखते हैं सारी, अगर पहनने की चीज़ें हैं तो वो कपड़े वपड़े हैं तो हम उसको कबर्ड में रखते हैं, अगर जूते हैं तो हम उनको शू रैक में रखते हैं। तो सिमिलरली वी sort the materials into groups also. तो डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल्स होते हैं, उनको हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। दिस इज़ द नीड, ताकि उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे हमें पता चल जाए कि इस मटेरियल से क्या किया जा सकता है, क्या क्या यूज़ हो सकता है इसका। अगर हम मटेरियल्स को सॉर्ट आउट नहीं करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमें अगर किसी पर्टिकुलर रीजंस के लिए कुछ चाहिए है, कोई मटेरियल चाहिए, तो कौन सा मटेरियल यूज़ करेंगे। दैट्स वाई वी सॉर्ट आउट द मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जैसे आप दुकान में अगर ग्रोसरी वाला अपनी चीज़ों को सेक्शंस डिवाइड करके उनको सॉर्ट आउट करता है, या आप अपने घर पे अपने कपड़े जूते या अपने खाने वाली चीज़ें जो हैं एक साथ रखते हैं अलग अलग, मतलब खाने की चीज़ें एक साथ हैं, जूते अलग एक साथ हैं, कपड़े एक साथ हैं, वैसे ही वी सॉर्ट आउट द मटीरियल्स इनटू ग्रुप्स विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज़. For example, there are total 7 properties that we are going to discuss here, and that are mentioned in your syllabus of 6th class also. So I have written these properties here. The first one is appearance. We sort out the materials based on their appearance, whether they are lustrous or not. Lustrous means shiny. अगर मटेरियल lustrous है, shiny है, तो उसका मतलब क्या है, वो मेटल्स हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेटल्स आर लस्टरस। ज़्यादातर मेटल्स ही होती हैं जो लस्टरस होती हैं। आपने देखा होगा घर में जो भी आपकी ज्वेलरी होती है, गोल्ड या सिल्वर की होती है, दे आर लस्टरस, इसीलिए हम पहनते हैं ना, क्योंकि उनमें उसमें चमक होती है। सो दैट्स हाउ अगर हमें ज्वेलरी बनवानी होगी तो हमें कल को पता है कि ज्वेलरी जो है वो लस्टरस मेटल से बनाई जाती है, लस्टरस चीज़ों से बनाई जाती है जिसमें शाइन हो। और शाइन वाली और लस्टरस चीज़ें कौन सी होती हैं, मेटल्स होती हैं। मेटल से हम ज्वेलरी बनाते हैं, गोल्ड सिल्वर कॉपर जो भी है। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ हार्डनेस। हार्डनेस के बेस पे और सॉफ्टनेस के बेस पे हम चीज़ों को, मटेरियल को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हार्डनेस, हार्ड क्या होता है, विच मटेरियल इज़ हार्ड एंड विच इज़ सॉफ्ट। इफ़ यू टेक अ मटेरियल एंड यू प्रेस इट, इफ़ इट इज़ गेटिंग प्रेस्ड इट इज़ सॉफ्ट, and if it is not getting pressed it is hard material. So based on the hardness and softness we divide the materials into hard material and soft material, ताकि कल को अगर आपको कुछ बनाना है हार्ड मटेरियल, मान लो कि वुड है, तो वुड इज़ अ हार्ड मटेरियल, तो अगर आप उसको प्रेस नहीं कर सकते ना हाथ में, पर कॉटन को कर सकते हो, तो कॉटन या स्पॉन्ज हो गया, दैट इज सॉफ्ट मटेरियल। तो आपको पता होगा कि वुड इज़ अ हार्ड मटेरियल, तो आप उससे क्या है, फर्नीचर बना सकते हो, क्योंकि फर्नीचर शुड बी हार्ड।
डायमंड है, डायमंड भी हार्ड होता है, जैसे आपने सुना होगा हीरा है सदा के लिए, तो ऐसी ऐसी फ्रेजेस भी आती रहती हैं, बिकॉज डायमंड जो होता है वो बहुत हार्ड होता है, वो इजीली टूटता नहीं है। तो डायमंड हो गया। मेटल्स जो होती हैं, मेटल्स भी हार्ड होती है। मेटल्स की क्या 2 प्रॉपर्टीज़ हो गई, एक हमने पढ़ी कौन सी, लस्ट्रस होती हैं, शाइनी होती हैं, और दूसरी कौन सी पढ़ी कि वो हार्ड भी होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक मटेरियल की सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी होती है, उसकी मल्टीपल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। जैसे अगर मेटल की बात हमने देखी कि हार्ड भी होती हैं एंड लस्ट्रस भी होती हैं। इवन although there are few exceptions like sodium and potassium metals, they are soft and even we can cut them with knife also, and at the same time they are when they catches fire when they comes in contact with oxygen, that's why we कीप दैम डिजोल्व्ड इन द कैरोसिन ऑयल। आपने देखा होगा केमिस्ट्री की लैब में छोटे छोटे सोडियम के वो टुकड़े होते थे, हमें कटोरी में मिलते थे, वो कैरोसिन में डिप किए होते थे। तो हम उसको अगर उसको निकाल करके अगर ऐसे रखें तो थोड़ी देर बाद उसमें आग लग जाती थी। हम उसको सिंक में भी फेंकते थे, पटक करके आवाज़ आती थोड़ी सी आग। अगर सोचो अगर ज़्यादा क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी मेटल होगी, वो तो छोटा सा टुकड़ा था तो थोड़ी सी आग लगती थी। अगर बड़ा टुकड़ा होगा तो कितनी बड़ी आग पकड़ता होगा। अगर उसको कैरोसिन में डिप करके नहीं रखा, अंदर डुबो के नहीं रखा उसके कैरोसिन ऑयल में। इसीलिए हमें बोलते भी थे कि डस्टबिन में डालना नहीं है सोडियम मेटल, उसको जो है वो सिंक में ही डिस्पोज करना है। या तो अगर आपका एक्स्ट्रा है तो कैरोसिन में डुबो दो, और अगर थोड़ा बहुत वेस्ट या कुछ ऐसे है तो उसको सिंक में ही फेंकना है। डोंट थ्रो इट इन द डस्टबिन में आग लग जाती है। तो सोडियम और पोटेशियम हम मेटल्स नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में करेंगे, बट 2 जगह डिस्कस करने से आपको याद रह सकता है, पेपर में आ जाता है। सोडियम और पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट मेटल्स हैं। ऑल द मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड, बट सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद नाइफ ऑल्सो, एंड दे कैचेस फायर विद ऑक्सीजन। एयर में ऑक्सीजन होती है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि उनको अलग से ऑक्सीजन की ज़रूरत है। सो दैट्स हाउ वी डिवाइड सॉर्ट आउट द मटेरियल बेस्ड ऑन हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस। हार्ड मटेरियल का क्या क्या बन सकता है, फिर हमें जैसे मशीन्स बनानी है, अगर आपको कोई मशीनरी बनानी है या आपको सोचो घर बनाना है, तो आप देखोगे कि कंक्रीट हार्ड मटेरियल है तो उससे घर बनाना है। ऐसा नहीं है कि स्पॉन्ज से घर बनाओगे आप। तो वो आपको मतलब चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में हेल्प करता है कि हार्ड मटेरियल कौन कौन से हैं, उसके बेस पे आप अपने पर्पस के हिसाब से उस चीज़ को चुन सकते हो। अगर आपको ज्वेलरी बनानी है तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेटल्स चुनोगे, क्योंकि मेटल्स क्या है, वो लस्ट्रस भी हैं और हार्ड भी हैं, तो टूटेगी भी नहीं आपकी ज्वेलरी और आपको शाइन भी मिलेगी। तो हम पर्पस क्या है इन चीज़ों को कैटेगराइज करने का, ग्रुप्स में सॉर्ट आउट करने का क्या पर्पस है, ताकि हम उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, क्योंकि एक जैसी चीज़ें एक ग्रुप में रखी होंगी तो हमें पता चल जाएगा अच्छा ये हार्ड चीज़ें हैं तो इससे हम ये प्रॉपर्टीज़ इस काम में ला सकते हैं। अगर ये लस्ट्रस हैं, शाइनी हैं, तो हम मेटल्स शाइनी हैं एक ग्रुप में रखी हुई हैं तो हम उनको ज्वेलरी के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमें ईजी रहता है। The next property is solubility, whether the material is soluble in water or not. That is how we decide it's soluble or insoluble. Solubility क्या है, मतलब आपने सैंड लिया या ऑयल लिया, उसको पानी में घोला तो वो नहीं घुलेगा। लेकिन अगर आपने नींबू और लेमन जूस लिया या फिर आपने सॉल्ट लिया, शुगर लिया, तो वो पानी में घुल जाएगा, तो दैट इज सोलुबल। और इनसोलुबल क्या है, कोई भी ऑयल ले लो, दैट इज इनसोलुबल इन वाटर। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वाटर से वो सिंक कर जाएगा, चाहे आयरन है या कुछ भी है, आयरन ले लो या कुछ भी है जो मतलब आप वाटर की डेंसिटी से हैवी होगा। डेंसिटी के बेस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं यहाँ से कि अगर जिसकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होगी वो सिंक करेगा, कि फ्लोट करेगा, तो वो सिंक करेगा। ज़्यादा डेंस होगा तो वो नीचे डूब जाएगा, और अगर डेंसिटी कम होगी पानी से तो फ्लोट करेगा। जैसे कि ड्राई लीव्स ले लो तो वो पानी के ऊपर तैरेंगी। लेकिन अगर आप उसमें आयरन नेल डाल दो, जो आयरन की नेल होती है ना, फोटो वोटो टांगने के लिए जो लगाते हैं ड्रिल करके, तो उसको अगर पानी में डालोगे तो वो सिंक करेगी, बिकॉज आयरन की डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है। So soluble, insoluble. So far we have discussed 3 properties of material. So we can categorize in 3 materials, 3 groups. First is appearance, that is whether it is lustrous or not. The second is lustrous or non-lustrous के बेस पे lustrous को हम किस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं, metals like gold, silver, iron, copper, they are lustrous. And the second property we discussed here, based on which we categorize the materials into groups, is
हार्डनेस, सो हार्डनेस में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे वुड हो गया, मेटल्स हो गए, मेटल्स सारे जो हैं वो हार्ड होते हैं, सोडियम पोटेशियम मैंने आपको बता दिया, या वुड हो गया या कॉन्क्रीट है दैट इज़ हार्ड। सॉफ्ट में क्या आ जाता है आपका, स्पॉन्ज हो गया आपका या कॉटन हो गया, दैट इज़ सॉफ्ट मटेरियल। तो थर्ड वन इज सोलुबिलिटी। कोई भी ऑयल ले लो, आपको पूछा जाएगा, अगर पूछ सकते हैं कैरोसिन ऑयल जो है वो पानी में सोल्यूबल है कि नहीं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपने कभी डुबो के तो देखा नहीं होगा। वो पहले, अभी तो नहीं, पर पहले कैरोसिन ऑयल के जो लैंप आते थे उसमें अगर कैरोसिन ऑयल कम होता था तो पानी डालते थे, क्योंकि पानी जो है वो नीचे बैठ जाएगा और कैरोसिन ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा, तो इससे क्या होगा, जो आपकी बत्ती होगी वो लैंप की, उसमें कैरोसिन ऑयल आता रहेगा। तो पहले करते थे ऐसे बचपन में हम लोग। तो आगे बात करते हैं, अगली प्रॉपर्टी इज ट्रांसपेरेंसी। दिस इज इम्पोर्टेंट, ऑल्दो एवरी प्रॉपर्टी इज इम्पोर्टेंट। ट्रांसपेरेंसी क्या है, तीन इसमें क्या है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन सा होता है, हम जैसे मान लो कि ग्लास है आपकी विंडो का, दैट इज ट्रांसपेरेंट, जिसके आप आर पार देख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंट है। ग्लास है या आपका पानी है, उसके आप आर, ऐसे पानी के ऐसे फेंको तो आप उसके आर पार देख सकते हो। फिर क्या बोलते हैं इसको, एयर है उसके आसपास देख सकते हो। तो कोई भी मटेरियल जिसके आप आर पार देख सकते हो, दूसरी तरफ देख सकते हो यहीं पे खड़े रह के, तो एक साइड खड़े हो, आगे कोई मटेरियल है उसके दूसरे साइड देख सकते हो आप, दैट इज ट्रांसपेरेंट। और एक दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, ओपैक। ओपैक क्या है, जिसके आप आर पार बिल्कुल नहीं देख सकते, दैट इज ओपैक। मैं लिख देती हूँ, इट इज इम्पोर्टेंट, पूछ लेता है ना। ओपैक, ट्रांसल्यूसेंट भी लिख देती हूँ। ओपैक क्या है, जिसके आप आर पार नहीं देख सकते। ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है, जैसे बटर पेपर होता है या फ्रोस्ट ग्लास होता है, उसके आप आर पार देख तो सकते हो पर पूरी क्लैरिटी से नहीं देख सकते। या कुछ सी थ्रू चीज़ें होती, जैसे कपड़े होते हैं कुछ जो कि मतलब हमारी बाजू पे लगवाते हैं जो कपड़ा, हम कभी कभी ट्रांसपेरेंट तो होता है पर फुल्ली ट्रांसपेरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत उसमें से क्लियरली सब कुछ नहीं दिख सकता। जैसे फ्रोस्ट ग्लास होता है, वो बड़े बड़े डोर्स लगे होते हैं ना ऑफिस में, उसमें फ्रोस्ट ग्लास होता है। एचआर के ऑफिस का अगर डोर देखो, या फिर सीईओ के ऑफिस का डोर होता है, उसमें ऊपर और नीचे से ट्रांसपेरेंट होता है, बीच में ऐसे करके फ्रोस्ट ग्लास लगवाया होता है, तो दैट इज ट्रांसल्यूसेंट। या बटर पेपर जो होता है वो भी ट्रांसल्यूसेंट होता है। आप बटर पेपर अपने सामने रखना, दूसरी साइड का दिखेगा, लाइट जल रही है, जैसे कि आपने कुछ ऑब्जेक्ट रखा है तो आपको लगेगा कि कुछ रखा है, शेप भी थोड़ी बहुत समझ आती है पर क्लियरली पता नहीं चलता है कि क्या है। सो दैट सरफेस इज ट्रांसल्यूसेंट। और ट्रांसपेरेंट तो आपको पता ही है, जिसके आर पार दिख जाएगा। तो तीन है ट्रांसपेरेंसी के बेस पे, दैट इज वन इज ट्रांसल्यूसेंट, जिसमें क्लियरली नहीं दिखता। एग्जाम्पल आ गया आपका फ्रोस्ट ग्लास एंड दिस बटर पेपर। और दूसरा है ओपैक, जिसके आर पार बिल्कुल नहीं दिखेगा, जैसे वुडन डोर हो गया या कुछ भी, मतलब आपकी कर्टन हो गया, जो थिक कर्टन है, ब्लैकआउट वाले जो कर्टन होते हैं ना, वो वाले जिसमें बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, ब्लैकआउट कर्टन जिसको बोलते हैं, वो भी क्या है, ओपैक है। या आपकी सर्दियों का कोई स्वेटर ले लो, दैट इज ऑल्सो ओपैक, उसके आर पार आप नहीं देख सकते हो। Translucent, transparent and opaque. The next property of the material is sink and float. Sink and float, हाँ, sink and float. Sink and float मैंने पहले ही बता दिया, सोलुबल और इनसोलुबल का, और ये सिंक एंड फ्लोट एक ही उस पे है, प्रॉपर्टी के उस पर हैं, पर चलो ठीक है, उनको अलग अलग से डिस्कस कर लेते हैं। सोलुबल है जो भी पूरा घुल जाएगा, इनसोलुबल ऑफ कोर्स जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा या फ्लोट करेगा, डेंसिटी कम होगी। तो वैसे ही सोलुबल और इनसोलुबल क्या है, सिंक और फ्लोट क्या है, जो भारी होगा वो सिंक कर जाएगा, अगर कोइन डाला या कुछ ऐसी चीज़ डाल दी पानी में तो वो सिंक कर जाएगी। और फ्लोट क्या है, जैसे ड्राई लीव्स हैं या कुछ भी है तो वो ऊपर फ्लोट करेगा, जो हल्का होगा वो लाइट वेट होगा, वो फ्लोट करेगा। तो ये एक ही चीज़ है, सोलुबल, इनसोलुबल एंड फ्लोट एंड सिंक, एक ही केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी के उस पे हैं ये। द नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, आपने कॉपर की वो देखी होंगी ना तारे, कॉपर वायर्स जो होती हैं,
केबल जिसको बोलते हैं, तारे जो हमारे उसके बिजली ये सारा कुछ या इंटरनेट की वायर्स होती हैं, तो उसमें देखा कितनी लंबी अंदर, अगर उसकी इंसुलेशन ऊपर का प्लास्टिक का कवर खोल के देखो तो अंदर क्या होता है, कॉपर की तार होती है और वो कितनी लंबी होती है। तो डक्टाइल क्या होता है, वही है। अगर हम किसी मटेरियल को खींच के उसको लंबा कर सकते हैं और वो टूटेगा नहीं, जितना लंबा, जितना मतलब अपनी मर्जी से लास्ट बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं, दैट इज़ डक्टाइल। जैसे कि हमने देखा है कि हमारी ज्वेलरी, एक सिल्वर की बड़ी एंटिक सी ज्वेलरी आती है फिलगिरी करके कटक में, उड़ीसा में। तो वो क्या करते हैं, बिल्कुल इंट्रिकेट डिज़ाइंस बनाते हैं सिल्वर के, मतलब सिल्वर की तार को इतना खींच देते हैं, इतना पतला कर देते हैं, उससे डिज़ाइन बनाते हैं। फिलगिरी के वो जो गहने होते हैं, ज्वेलरी होती है, एक वो एग्जाम्पल है कि सिल्वर जो है वो कितनी डक्टाइल है। वो सिल्वर के बनाते हैं तो कितनी डक्टाइल है कि आप उसको कितनी लंबी तार में खींच सकते हैं, कितना पतला करते रहो पतला करते रहो, वो टूटता नहीं है, दैट इज़ डक्टाइल। गोल्ड जो है वो उससे भी ज़्यादा डक्टाइल है सिल्वर से। तो द प्रॉपर्टी अपॉन विच वी कैन स्ट्रेच अ मेटल और मटीरियल, मेटल नहीं बोलेंगे, द प्रॉपर्टी विच हेल्प अस टू stretch a material as much as possible without breaking it is ductility. And generally metals are more ductile, gold and silver, and even copper, you have seen copper wires. The last is malleable. Malleability क्या होती है कि आप जो है वो, डक्टिबिलिटी क्या है, खींच के कितना खींच सकते हो, दैट इज डक्टिबिलिटी। और मैलिएबिलिटी क्या है, उसको पीट के कितना पतला कर सकते हो, दैट इज मैलिएबिलिटी। डक्टिबिलिटी एंड मैलिएबिलिटी मतलब एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा ही उनमें डिफरेंस है। खींचना, खींच के टूटे ना, दैट इज डक्टिबिलिटी। जितना ज़्यादा खींचने पे जितना मतलब लेट टूटेगा, दैट उतनी ही डक्टिबिलिटी उस मेटल की ज़्यादा है। और अगर मैलिएबिलिटी क्या है, पीट पीट के जितना ज़्यादा पीटे, मतलब टूटेगा नहीं, उसको पीट पीट के पतला कर दोगे, उसकी शीट बनाई जा सके, दैट इज मैलिएबिलिटी। देखिए आपने सिल्वर और गोल्ड की कितनी मैलिएबिलिटी होती है कि आपने जो क्या बोलते हैं काजू कतली आती है या कोई और मिठाई, उसमें वो सिल्वर वर्क लगा होता है ऊपर, वो कितना पतला होता है, बिल्कुल हाथ में उसको पकड़ भी नहीं सकते, उतनी पतली शीट बन जाती है सिल्वर और गोल्ड की। सिल्वर वर्क भी होता है, गोल्ड वर्क भी होता है, तो वो कितनी मैलिएबिलिटी होती है उसकी, कितनी पतली शीट में आप उसको पीट सकते हो और वो टूटता भी नहीं है जब तक वो उस पर मिठाई पे ना लग जाए, मतलब इतना पतला होता है वो। सो दैट इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें से मेनली क्वेश्चंस जो आते हैं इसमें आ जाएंगे ओपैक और ट्रांसल्यूसेंट में क्या डिफरेंस, इसके बेस पे कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन पूछ लेगा, या सोलबिलिटी, इनसोलबिलिटी के ऊपर की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। अगर एग्जाम्पल दे देगा कुछ कि हाँ अगर कोई मटेरियल है उसकी डेंसिटी जो है वो वाटर से ज़्यादा है तो वो वाटर में सिंक करेगा या फ्लोट, तो आपको मतलब बताना है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो सिंक कर जाएगा, जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फ्लोट करेगा।